हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 12th चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और हमारा टॉपिक है गॉस लॉ या फिर हम इसको गॉस थ्योरम भी बोल देते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आप इससे पहले के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ ही चुके होंगे, सीख चुके होंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसको आगे समझ सकते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है Q, इस चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो चार्ज से ये अवे होती हैं, दूर होती हैं। इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर आप किसी चार्ज का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि इस चार्ज में से निकलने वाली टोटल लाइनों को अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो उस टोटल फ्लक्स को कह लीजिए, टोटल लाइनों को कह लीजिए। काउंट करने के लिए आपको इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस में बंद करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, अगर आप किसी चार्ज Q का टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, देखिए जो गॉस थ्योरम है, जो गॉस लॉ है, वो चार्ज के टोटल फ्लक्स को ही बताती है। टुकड़ों में अगर आपको फ्लक्स निकालना है तब तो आप फॉर्मूला सीख चुके हैं, तब तो आप जानते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू स्मॉल पार्ट से अगर आप निकालना चाहते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देख लें और उस एरिया को देख लें जिससे आप फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो छोटे टुकड़े से अगर आप फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तब तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, E इंटू ए वाला। मैं बात कर रहा हूं टोटल फ्लक्स की। अगर आप किसी चार्ज Q का टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो उस चार्ज को आपको चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा किसी सरफेस में। सरफेस आप कैसा भी ले सकते हैं, यानी कि चार्ज को बंद करना है। आप उस चार्ज को किसी स्फीयर के अंदर बंद कर लें, आप उसे किसी सिलेंडर के अंदर बंद कर लें, आप उसे किसी क्यूब, किसी क्यूबॉइड या ऐसी चादर से चारों तरफ से ढक दें। कोई भी रैंडम आप सरफेस बना लें, लेकिन वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। जब आप चार्ज को पूरी तरीके से चारों तरफ से कवर कर देंगे, घेर देंगे, तो उसमें से जितनी भी टोटल लाइनें निकली हैं, जो टोटल फ्लक्स निकला है, वो उस सरफेस से पास हो रहा होगा। हम इस सरफेस को जो चार्ज के चारों तरफ कंसीडर करते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस बोल देते हैं। गॉसियन सरफेस का इसको हम नाम दे देते हैं। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी चार्ज Q का टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट, ये जो आप ऐसे जीरो बनाते हैं, ये है नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है और ये इसके नीचे जीरो, एप्सिलॉन नॉट। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप इसकी यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो जो आपने कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट की यूनिट फाइंड की थी उसका उल्टा कर दें तो इसकी यूनिट आ जाएगी। फिलहाल हम इसकी यूनिट को छोड़ते हुए मैं बात कर रहा हूं कि ये कांस्टेंट होता है जो फोर्स के फॉर्मूले में आता है, कूलम्ब्स फोर्स में। तो इस कांस्टेंट को आप जानते हैं। तो गॉस थ्योरम ये कहती है किसी चार्ज Q का जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज से 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। या दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि चार्ज को अगर आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आपको इस चार्ज का टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये दो थी बात समझने की। अब इसकी स्टेटमेंट आपको क्या लिखनी है? आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
द टोटल फ्लक्स ऑफ ए चार्ज Q इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। साथ में कंडीशन है ये कि चार्ज गॉसियन सरफेस में बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से एक क्लोज सरफेस में होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप टोटल फ्लक्स निकाल पाएंगे। अगर आप क्लोज सरफेस नहीं ले रहे हैं तो फिर तो आप टोटल फ्लक्स निकाल ही नहीं पाएंगे। तो वो तो एक सेकेंडरी बात हो गई। सिंपल सी बात यह है कि किसी चार्ज Q का जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज से 1/ε0 टाइम्स होता है। तो टोटल वर्ड में ये बातें अपने आप क्लियर हो गई कि चार्ज एक क्लोज सरफेस में होना चाहिए, तभी तो टोटल फ्लक्स आएगा। खैर फिर भी हम लिख लेते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको आप देखें, पूरा ही लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस थ्योरम कह लीजिए, दिस लॉ, the total flux of a charge enclosed in a Gaussian surface या क्लोज्ड सरफेस कह लीजिए, इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इन दैट सरफेस, या बस ε0 टाइम्स द चार्ज। यानी कि किसी चार्ज Q का जो टोटल फ्लक्स होता है वो इस चार्ज से 1/ε0 टाइम्स होता है, ऐसा गॉस थ्योरम में कहा गया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द टोटल फ्लक्स ऑफ ए चार्ज एनक्लोज्ड इन ए गॉसियन सरफेस, या कह सकते हैं क्लोज सरफेस, इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये डायरेक्ट ना पूछा जाके इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि हाफ या 1 मार्क्स में तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और फिर इसका डेरिवेशन कराया जाता है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें, आगे देखते हैं। हम गॉस थ्योरम तो सीख चुके हैं। अब क्योंकि गॉस थ्योरम से किसी चार्ज का टोटल फ्लक्स पता चलता है, हालांकि फ्लक्स वाला टॉपिक हमने इससे पहले किया हुआ है, लेकिन हमने वहां पे उसकी यूनिट को डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे हम उसकी यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई को फाइंड करने का इससे पहले आपको जो तरीका बताया गया है, जो फॉर्मूला बताया गया है, वो बताया गया है E.A। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट उससे भी पहले बताई गई थी। इसकी डेफिनेशन से आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, और ये एरिया है, इसको तो आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम, या न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, ये फ्लक्स की यूनिट होती है। लेकिन अभी आपने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स का फॉर्मूला जाना है वो Q/ε0 जाना है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको यूनिट समझा देता हूं। इसके अकॉर्डिंग यूनिट समझाने के लिए मुझे पहले ε0 की यूनिट आपको बतानी होगी। ε0 की यूनिट बताने के लिए आप पहले कूलम्स लॉ पे चले जाइए, जिसमें फॉर्मूला 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। यानी कि अगर आप यहाँ पे ε0 को फाइंड करना चाहते हैं
तो ये ऊपर आ जाएगा 1/4 पाई, तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन फोर्स और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे Q के लिए तो आप लिख ले कूलाम, एप्सिलॉन नॉट के लिए आप लिख लें कूलाम का स्क्वायर, और साथ में लिख लें इसके मतलब कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे आया हुआ है, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कूलाम से स्क्वायर कैंसिल होकर ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आप चाहे तो पहले वाले फॉर्मूले से यूनिट देख लें, चाहे इस वाले फॉर्मूले से यूनिट देख लें, दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसको आप नोट कर लें। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जान चुके हैं और गॉस थ्योरम का फॉर्मूला जान चुके हैं। गॉस थ्योरम से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, यानी कि गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या ये कहना चाहता है, इन बातों को कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के साथ हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जो गॉस थ्योरम होती है वो सिर्फ उन चार्ज के लिए वैलिड है जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। ये उनके लिए वैलिड नहीं है जो चार्ज बाहर है। यानी कि जो टोटल फ्लक्स आता है गॉसियन सरफेस से वो सिर्फ उन चार्ज की वजह से आता है जो उसके अंदर है, आउटसाइड की वजह से वो नहीं आता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ चार्ज है। एक चार्ज है सपोज +5 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है +1 माइक्रोकूलम का, और हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। दूसरी बात है कि गॉसियन सरफेस जरूरी नहीं कि वो स्फेरिकल हो। इस तरीके से कोई हमने एक रैंडम गॉसियन सरफेस बना लिया, क्लोज्ड है पूरी तरीके से, ये दोनों चार्ज इसके अंदर बंद है और ये एक चार्ज बाहर है। इसको आप चार्ज Q1 बोल दें। यहां पे एक चार्ज और मान लें, इसको आप चार्ज Q2 बोल दें, और इसको आप चार्ज Q3 मान लें। इस वाले चार्ज को आप यहां लिख देता हूं, Q3 चार्ज की वैल्यू है, और ये Q3 चार्ज इस गॉसियन सरफेस से, इसको मैं लिख देता हूं, ये है गॉसियन सरफेस। इस सरफेस से हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज है। यानी कि इसके अंदर दो चार्ज हैं, Q1 + Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बाहर वाला चार्ज है उसकी वजह से इस गॉसियन सरफेस पे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि 0 फ्लक्स पास होगा। उस बात को भी अभी आगे समझेंगे। तो यहां पे इसके अंदर जो चार्ज है, एक तो +5 माइक्रोकूलम है, और फिर ये चार्ज नेगेटिव है। हमें तो ऐड ही करना था, लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या है, -2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 - 2, तो ये +3 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना इसमें से फ्लक्स पास हुआ, और फ्लक्स की यूनिट आप जानते हैं, या ये मैंने माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, आप इसको कन्वर्ट कर लेना। मतलब ये फ्लक्स आ चुका है, क्योंकि मैं दोबारा यूनिट लिखूंगा और यहाँ पे पहले से ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी। तो सीधा ये मान लीजिए कि
3 माइक्रो कूलम्ब को अगर आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स इसमें मिल जाएगा। जो चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर होता है उसकी वजह से फ्लक्स नहीं होता है। एक्चुअल में अब आप कहेंगे कि इसकी वजह से फ्लक्स क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है, आप इसको नोट कर लें और इससे आगे समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो चार्ज है, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर रहे उसके लिए इस तरह कर देता हूं। ये जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे फैली हुई होंगी, इसके चारों तरफ फैली हुई होंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब होगा ये कि जो भी सरफेस है वो पूरा का पूरा जो सरफेस है वो इस चार्ज के चारों तरफ एक सॉलिड एंगल में आ रहा होगा। सॉलिड एंगल ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सॉलिड एंगल। एक्चुअल में जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, एक पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, चारों तरफ तो ऐसे स्फीयर बन जाएगा, वो तो फिर टोटल सॉलिड एंगल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं किसी पॉइंट से आप, या ये कह लीजिए किसी एरिया ने किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनाया उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे आइसक्रीम का कोन इस तरह की शेप बन जाएगी, उस पॉइंट से उस एरिया को आप ऐसे कवर करेंगे तो एक आइसक्रीम के कोन की शेप बन जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे ये चार्ज बाहर है और ये एक गॉसियन सरफेस है, इसमें से चारों तरफ लाइनें निकल रही हैं, उसमें से जो लाइनें निकल रही हैं वे एक सॉलिड एंगल बना रही होंगी इस पूरे एरिया के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए। अब इस गॉसियन सरफेस में कुछ लाइनें तो अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं, और जितनी लाइनें एंटर करेंगी, क्योंकि ये लाइनें पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से आ रही हैं, जितनी लाइनें इस एरिया में एंटर करेंगी उतनी लाइनें इससे एग्जिट कर रही होंगी। तो जब किसी एरिया से उतनी लाइनें एंटर कर रही हों और उतनी लाइनें एग्जिट कर रही हों तो उस सरफेस एरिया से जो फ्लक्स हो जाता है वो जीरो हो जाता है। इसमें बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर हम किसी डाइपोल को एक गॉसियन सरफेस में रख दें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसका आंसर है जीरो। क्योंकि आप जानते हैं जो डाइपोल होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की अरेंजमेंट है। जब आप इसको एक गॉसियन सरफेस में रख देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ होंगी ऐसे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ होंगी। और क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम वैल्यू के हैं तो पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन है जितनी बाहर की तरफ आ रही है, नेगेटिव चार्ज की उतनी लाइन है अंदर की तरफ जा रही है। या दूसरे वर्ड से हम ये कह सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से जितना फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। तो टोटल फ्लक्स इस एरिया से जीरो हो जाएगा। यानी कि यहां पे आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो फाई इक्वल टू टोटल चार्ज, जो भी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होता है उसको डिवाइड करना होता है एप्सिलॉन नॉट से। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, आप इसका सम करेंगे तो 0/एप्सिलॉन नॉट तो क्या जाएगा, जीरो। यानी कि जब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ही जीरो है या उसका सम ही जीरो है तो इसका मतलब उससे जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यानी कि जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी कि उसका भी फ्लक्स है। अब उसमें से कुछ फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस पे एंटर कर रहा होगा और जितना एंटर कर रहा होगा एक तरफ से उतना ही दूसरी तरफ से एग्जिट कर रहा होगा। तो इस आउटसाइड चार्ज की वजह से इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स फाइंड करना है
तो आपको उसके अंदर जो बंद चार्ज है, टोटल चार्ज, सिर्फ उसी को लेना है। बाहर वाले को आप कंसिडर करेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो है। उसकी वजह से जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है इस गॉसियन सरफेस में, उतना ही एग्जिट कर रहा है। देखिए इस वाले चार्ज की वजह से इस सरफेस से फ्लक्स तो जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस वाले चार्ज की इस गॉसियन सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। इस वाले चार्ज की इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है। यानी कि इस पूरे गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज बाहर की तरफ है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो अंदर चार्ज है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन बाहर वाले चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जितनी लाइन एंटर करती है उतनी एग्जिट कर जाती है। और जो चार्ज अंदर की तरफ होता है, अगर नेट चार्ज जीरो नहीं है तो उसकी वजह से क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही होंगी। अगर नेट चार्ज अंदर की तरफ पॉजिटिव है तो नेट जो लाइन है वो बाहर की तरफ आ रही होंगी, तो उसका फ्लक्स हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा सरफेस से। और अगर नेट चार्ज इनसाइड क्या है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होंगी, यानी कि इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स हो जाएगा अंदर की तरफ, इनवर्ड। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो है, किसी गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो है, तो क्या इस गॉसियन सरफेस में चार्ज नहीं है? ये स्टेटमेंट गलत कही जाएगी। अगर किसी गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो है तो इस बात का मतलब यह है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो जीरो है। इस बात का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे चार्ज नहीं है, चार्ज तो है वहां पे, लेकिन वहां पे चार्ज का सम जीरो है। देखिए इस बात के दो मतलब है। एक तो ये है, अगर फ्लक्स जीरो है किसी गॉसियन सरफेस से, तो इसका एक मतलब तो यह है कि वहां पे चार्ज है ही नहीं। भाई अगर मैं इसके अंदर कोई चार्ज ना रखता तो ये जो Q की वैल्यू है जीरो हो जाती, फ्लक्स जीरो हो जाता। तो एक तो मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। दूसरा मतलब इसका ये भी है कि इसके अंदर चार्ज तो है, लेकिन उस चार्ज का जो सम है वो जीरो है। तो किसी सरफेस से अगर फ्लक्स जीरो है तो इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। क्या तो उसके अंदर चार्ज नहीं है, मतलब यहां पे मैं दोनों चार्ज ना बनाता, खाली बस गॉसियन सरफेस बना देता, जैसे कि ये एक गॉसियन सरफेस बना लिया, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो है। या फिर इस बात का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, इस वजह से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी एक एटम को जो आयनाइज ना हो, जितने उसके अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, उतने ही उसके आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। या कोई मेटल है, अगर आपने उसकी चार्जिंग नहीं की है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। तो किसी चीज को न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज का सम जीरो है। और जब उसके अंदर चार्ज का सम जीरो है तो अगर मैं उसको गॉसियन सरफेस में बंद कर दूं, यानी कि अगर मैं किसी न्यूट्रल मेटल को या किसी एटम को, सिंगल एटम को, चाहे भले ही नॉन मेटल भी हो, उसको एक गॉसियन सरफेस में बंद कर दूं, तो उसका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। इस तरीके से कोई न्यूट्रल मेटल का पीस है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, इस वजह से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इस बात का मतलब ये नहीं कि वहां चार्ज नहीं है, चार्ज तो है वहां पे। यहां पे साथ ही साथ आपको यह भी बात समझनी है, मैं इसको रब करता हूं, और वो बात ये है कि जो मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर ये गॉसियन सरफेस है, चार्ज चाहे तो सेंटर में रखा हो,
या फिर ये इस गॉसियन सरफेस में किसी और पोजीशन पे हो, जैसे कि सपोज चार्ज यहां पे है, हम इसकी टोटल लाइन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। एक्चुअल में आप पहले क्या करें, यूनिफॉर्मिटी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लें। जैसे कि ये चार्ज है, इससे 1 2 3 इस तरीके से हमने 8 लाइन इसके लिए बना दी, 8 लाइन इसके लिए बना दी। अब मैं गॉसियन सरफेस को सपोज इस तरीके से कंसीडर कर दूं, ये लाइनें ऐसा नहीं कि रुक गई हैं, चल रही हैं लाइनें, ठीक। तो यहां पे ये भी और यहां पे ये दोनों ही क्या है, गॉसियन सरफेस। तो चाहे भले ही आप इस गॉसियन सरफेस में चार्ज को सेंटर पे ले जाएं, चाहे आप उसको किसी अनदर पोजीशन पे ले जाएं, बस इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद रखना है। तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस में जो चार्ज है वो तो क्यू है। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की लोकेशन पोजीशन कहां है इस पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है, चाहे वो सेंटर पे है चाहे वो कहीं कॉर्नर पे है। बस ऐसा ना हो कि ये चार्ज यहां बाउंड्री पे ले आए और आधा चार्ज बाहर हो आधा चार्ज अंदर हो, तब तो गॉसियन सरफेस के अंदर Q/2 चार्ज रह जाएगा, तब तो फ्लक्स आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर है, तब तक चार्ज की लोकेशन कुछ भी हो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज नहीं होता है। फ्लक्स की वैल्यू गॉसियन सरफेस से सेम बनी रहती है, Q/ε0 बनी रहती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इसको आप नोट करना चाहते हैं तो लैंग्वेज में लिख लीजिए कि टोटल फ्लक्स ऑफ ए चार्ज डज नॉट चेंज बाय द लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज की लोकेशन पे ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करता कि कितना होगा, बस टोटल चार्ज कितना बंद है गॉसियन सरफेस में इस पे डिपेंड करता है। इसको आप नोट कर लें। हम एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसकी। इस बार मैं प्रॉब्लम में ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपके पास ये एक क्यूब है और इस क्यूब में ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इस फेस पे एक चार्ज रखा है, स्फेरिकल फॉर्म में चार्ज है, एक बॉल की तरह से जैसे फुटबॉल, और वो इस तरीके से रखा है कि फेस से आधा चार्ज आधी बॉल, हेमिस्फीयर बाहर की तरफ है और हेमिस्फीयर अंदर की तरफ है, और इस पर टोटल चार्ज क्यू है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। देखिए एक बात मैंने आपको समझा दी है कि जैसे ये चार्ज आपने क्यूब बंद कर लिया, चाहे तो आप इसको एक स्फीयर में बंद कर लें, चाहे आप इसको एक सिलेंडर में बंद कर लें, टोटल चार्ज को बंद ही तो करना है, यानी कि फाई इक्वल टू Q/ε0। हमारे जो गॉसियन सरफेस हैं उनके अंदर ये टोटल चार्ज क्यू बंद है। चाहे आप इसको एक क्यूब में बंद कर लेते, चाहे आप इसको क्यूबॉइड में बंद कर देते, चाहे आप इसको ऐसी एक रैंडम शेप में बंद कर देते। चार्ज अगर बंद हो चुका है, एनक्लोज हो चुका है गॉसियन सरफेस में, तो टोटल फ्लक्स होगा उस टोटल चार्ज को ε0 से डिवाइड करना। ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये बात तो आपको स्टार्टिंग में बताई जा चुकी। तो यहां पे कंडीशन क्या बनी कि ये जो आपके पास क्यूब है, इस क्यूब
में आपका जो आधा स्फीयर है वो तो बाहर है और क्यूब के अंदर सिर्फ आधा स्फीयर है, तो उस पे चार्ज कितना है, Q/2। तो जो चार्ज बाहर की तरफ होता है उसकी वजह से तो कोई फ्लक्स नहीं होता, सिर्फ किसकी वजह से होता है, जो चार्ज अंदर की तरफ होता है उसकी वजह से फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू Q/2/ε0, तो phi इक्वल टू Q/2/ε0। आपको ये बात समझ में आ रही है?